चलो आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति का जो हेडिंग, राष्ट्रपति का जो टॉपिक चल रहा है उसमें पढ़ेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। क्या देखेंगे जल्दी बता दो। राष्ट्रपति की क्या पढ़ेंगे? न्यायिक जो शक्तियां हैं उसके बारे में, ठीक है ना। ये न्यायालय को लेकर जो जो शक्तियां प्राप्त होता है उसी का हम क्या बोलते हैं जल्दी बता दो। न्यायिक शक्ति बोलते हैं ना। चलो, राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है इसके तहत राष्ट्रपति को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है, कौन कौन से अनुच्छेदों के तहत, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सबका? तो सबसे पहले न्यायिक शक्ति के अंतर्गत हम देखेंगे कि राष्ट्रपति जो होता है सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ बता दो, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति। किस अधिकार के अंतर्गत बता दो? न्यायिक शक्ति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसकी नियुक्ति करता है? न्यायाधीशों की क्या करेगा? नियुक्ति। और ऐसा किस आर्टिकल के तहत करता है बोलेंगे तो अनुच्छेद 124 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। समझ आ पा रहा है? है ना। इसी में देखेंगे इसके अलावा राष्ट्रपति जो होता है हर एक स्टेटों में या अलग अलग स्टेटों में आपको क्या देखने मिलेगा बता दो? हाई कोर्ट। क्या देखने मिलता है? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में भी राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है बोलेंगे तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे क्या हो जल्दी बताओ, हाई कोर्ट, दोनों ही जगह न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति। लेकिन हाई कोर्ट में करता है अनुच्छेद 217 के तहत। किसके तहत जल्दी बता दो? अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति। क्लियर है? तीसरा चीज यहां से आपको ध्यान ये रखना है कि राष्ट्रपति को यदि न्यायिक मामले में किसी भी प्रकार का परामर्श चाहिए, क्या चाहिए जल्दी बता दो? परामर्श, सलाह। तो राष्ट्रपति परामर्श हाई कोर्ट से मांगता है कि सुप्रीम कोर्ट से? तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद, आपका ध्यान रखेंगे 143 के तहत, अनुच्छेद क्या बता दो? 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से, ये सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे परामर्श मांगने का क्या होगा? अधिकार प्राप्त होगा। किस आर्टिकल के तहत? 143 के तहत। क्लियर सबका? तो राष्ट्रपति किससे, मतलब किस न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, सलाह मांग सकता है बोलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से, केवल कानूनी संबंधी मामलों में। आ रहा बात समझ में? तो फिर से एक बार देख लो, न्यायिक शक्ति के अंदर पहला क्या बताओगे? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। दूसरा, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है राष्ट्रपति। और मान लो कि सुप्रीम कोर्ट कुछ परामर्श देता है राष्ट्रपति को, तो उस परामर्श को मानना या ना मानना वो किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है राष्ट्रपति के विवेक पर। अगर अच्छा होगा तो मानेगा, नहीं होगा तो नहीं मानेगा। आ रहा बात समझ में? है ना। चलो, चौथा चीज इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति जो होता है वो, आप ध्यान रखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश अपन देखें, सुप्रीम कोर्ट के क्या बता दो? न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको ये शपथ दिलाते हैं। क्या दिलाते बता दो? शपथ। तो शपथ कौन दिलाता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और एक चीज और यहां से ध्यान रखना, अंतिम पांचवा जो चीज यहां से हम देखेंगे जिसमें आपको पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की भी शक्ति प्राप्त है। क्या जल्दी बता दो? क्षमादान, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति जो प्राप्त है आर्टिकल 72 के तहत। किसके तहत जल्दी बता दो? 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के मामले पर क्या करता है? उसको क्षमा कर सकता है। तो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है किस आर्टिकल के तहत बोलेंगे तो 72 के तहत। तो फिर से बता दो, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में 5 चीज लिख सकते हैं अपन। पहला क्या बता दो? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। दूसरा, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। चौथा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, ठीक है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति को कौन सा शक्ति प्राप्त है? क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। किस आर्टिकल के तहत? 72 के तहत। क्लियर है यहां तक सबका? आगे बढ़े। चलो,
चलो इसके बाद राष्ट्रपति की जो अगली हम शक्ति देखते हैं जिसको बोलेंगे आपातकालीन शक्तियां। क्या बोलते हैं जल्दी बता दो। आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल के बारे में हम अलग से और डिटेल से चर्चा करेंगे। केवल हम देखेंगे अभी मात्र कि राष्ट्रपति कौन कौन से आर्टिकल के तहत कौन कौन सा आपातकाल देश में लगा सकता है। लेकिन उस आपातकाल की पूरी जो जानकारी है वो हम भाग 18 में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? भाग 18 जब आएगा उसमें हम देख लेंगे। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो, तो आपातकालीन शक्ति के अंतर्गत हम 3 प्रकार के आपातकाल का बात करते हैं भारत देश के अंदर, जिसमें सबसे पहला होता है राष्ट्रीय आपात। क्या होता है जल्दी बता दो। राष्ट्रीय आपात। समझ आ पा रहा है? जिसको अपन नेशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होता है हमारा सेकंड राजकीय आपात। क्या होता है जल्दी बताओ। ये इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन, इसी को ही कहा जाता है और कुछ चीज नहीं है। राजकीय आपात को ही क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। और तीसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं वित्तीय आपात। क्या बोलते हैं? वित्तीय आपात। आ रहा बात समझ में? आए ना? तो कितने प्रकार का आपात हमको देखने मिलता है जल्दी बताओ। 3 प्रकार। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राजकीय आपात और तीसरा वित्तीय आपात। राजकीय आपात को ही क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ। राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करता है बोलेंगे तो अनुच्छेद 352। क्या बताओगे? अनुच्छेद 352 के तहत किसकी घोषणा करता है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा पूरे भारत देश में भी कर सकता है या भारत देश के किसी क्षेत्र पर भी कर सकता है जो क्षेत्र उससे प्रभावित हो। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय आपातकाल हमेशा देश भर में लगाया जाएगा। लगा सकते हैं भारत देश भर में, लेकिन मान लो कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ मामला है तो इधर तमिलनाडु पे आपातकाल लगा क्या फायदा। समझ आ पा रहा है? तो जिस क्षेत्र में आपात काल का मतलब वो क्षेत्र में विशेष तरह मुख्य रूप से अगर कुछ प्रभावित है उसी क्षेत्र में लगाएंगे। आए बात समझ में? चलो, राजकीय आपातकाल जो होता है किसी विशेष राज्य में लगाया जा सकता है जब वहां का प्रशासन संवैधानिक रूप से नहीं चल पाता है, तो उस राज्यों में क्या लगाया जाता है? राजकीय आपात। उसी का हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन जब हम पढ़ेंगे तो कौन कौन से कंडीशन पे लगाया जा सकता है वहां डिटेल से आएगा। भी समझ में आ रहा है? यहाँ केवल हम ये देखेंगे अनुच्छेद 356 के तहत। क्या बता दो। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति क्या लगा सकता है किसी भी राज्य में? तो राजकीय आपात लगाने की घोषणा कर सकता है। आ रहा समझ में? चलो, और अब देखते हैं वित्तीय आपात। कौन सा आपात? वित्तीय आपात। मान लो देश में देश का जो देश की जो शाख बोलते हैं, देश की अगर क्या बता दो, शाख। देश की शाख यदि मुख्य रूप से कभी प्रभावित हो जाता है, प्रभावित, देश की शाख क्या हो जाता है जल्दी बता दो। प्रभावित हो जाता है, तो उस कंडीशन में देश में क्या लगाया जा सकता है? वित्तीय आपात लगा के देश की जो शाख को, शाख मतलब ये होता है देश में प्रवाहित मुद्रा को हम शाख बोलते हैं। और ये प्रवाहित मुद्रा मान लो कहीं अचानक रुक गया तो लेन देन कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। काला धन ज्यादा इकट्ठा हो गया, कुछ भी हो गया, या किसी प्रकार का वित्तीय संकट देश में आ गया, तो उस समय कौन सा आपातकाल लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल। अगर अनुच्छेद इसका हम देखेंगे तो अनुच्छेद 360 के तहत, किसके तहत? 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। आ रहा बात समझ में? हाँ है ना? चलो, तो ये हो गया हमारा राष्ट्र आपातकालीन शक्तियां के बारे में। किसके बारे में हो गया बता दो। तो आपातकालीन शक्ति याद रहेगा सबको। कितने प्रकार का आपातकाल लगाया जा सकता है? 3 प्रकार का। सबसे पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राजकीय आपात और तीसरा वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना? ठीक। चलो, अगली शक्ति हम देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ। वित्तीय शक्ति के बारे में देखते हैं। वित्तीय शक्तियों में के अंतर्गत क्या क्या कर सकता है राष्ट्रपति। चलो, वित्तीय शक्ति के अंतर्गत बात करें तो क्या क्या आपको इसके अंदर पढ़ना होगा।
चलो, वित्तीय शक्ति के अंतर्गत सबसे पहला राष्ट्रपति कौन से आयोग का गठन करता है? तो देश के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। किसका गठन करता है? वित्त आयोग। ठीक है, तो वित्त आयोग का जो गठन होता है वो कौन करता है, जल्दी बता दो। राष्ट्रपति करता है। किस शक्ति के तहत? वित्तीय शक्ति के तहत ऐसा करता है। समझ आ पा रहा है ना? इसके अलावा वित्तीय शक्ति के अंतर्गत और क्या करेगा? तो वित्त मामले में अगर हम बात करें तो सलाह कौन कौन देता है? तो वित्त आयोग होता है, और एक होता है आपका कैग। क्या होता है, जल्दी बता दो। कैग, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल बोलते हैं, जो देश के पूरे धनराशियों का हिसाब किताब रखता है कि कहाँ कितना आय हुआ है, कितना व्यय हुआ है, वो सब मामले में साल भर में एक रिपोर्ट आता है। ठीक है, तो वित्त आयोग और कैग दोनों का जो रिपोर्ट आता है, ठीक है ना, वित्त मामले में, तो इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास इन लोग देते हैं। वित्त आयोग और कैग अपना रिपोर्ट किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है ना, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ प्रस्तुत करता है? तो संसद में। कहाँ पेश करेगा? संसद में प्रस्तुत करवाता है वित्त मंत्री के माध्यम से। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? तो फिर से देखते हैं, वित्त आयोग का गठन करेंगे, है ना, और कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। कैग की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये दोनों जो रिपोर्ट देते हैं वित्त मामले पर, ये दोनों अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति यह रिपोर्ट किसको देते हैं? संसद को देगा। तो ये पहला पावर हो गया राष्ट्रपति का वित्त मामले को लेके। समझ आ पा रहा है ना? चलो, इसके अलावा अगर हम ध्यान देखेंगे, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास एक फंड होता है, और उसके अंदर कई करोड़ रुपए उसमें होते हैं। ठीक है ना, उस फंड को बोलते हैं आकस्मिक निधि। क्या बोलते हैं? आकस्मिक निधि कहा जाता है ना। आकस्मिक निधि, निधि मतलब क्या होता है? फंड। तो आकस्मिक निधि पर नियंत्रण अगर क्वेश्चन है किसका होता है, तो आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है, जल्दी बता दो। राष्ट्रपति पर होता है। आ रहा बात समझ में? है ना। और ये आकस्मिक निधि का प्रयोग कब हो सकता है? जैसे मान लो कि सरकार जो बजट लाया, उस बजट में गवर्नमेंट को जितना पैसा मिला उसका यूज कर लेगा। मान लो पैसे की कमी पड़ गई उनको लास्ट समय में, तो उस समय राष्ट्रपति से उन लोग आकस्मिक निधि से पैसा ले सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं? तो ये राष्ट्रपति इसको नहीं, बाकी अगर पैसा निकालना है मान लो सरकार को, तो सरकार को पैसा निकालने के लिए जाना पड़ता है संसद के पास। किसके पास जाना पड़ता है? संसद के पास जाएंगे, संसद में प्रस्ताव लाएंगे कि हमको इतना बजट चाहिए। उस प्रस्ताव को जैसे ही वहां से पारित किया जाता है तब उसको फंड मिलेगा। लेकिन मान लो सत्र नहीं चल रहे हैं और गवर्नमेंट को फंड की आवश्यकता है, तो वो सीधा किसके पास जाएंगे? राष्ट्रपति के पास, क्योंकि उनके पास अलग से एक फंड है जो बिना संसद के प्रस्ताव के पारित के बिना वो फंड को लोग दे सकता है। तो ऐसे फंड को क्या बोलते हैं? आकस्मिक निधि। जो सरकार को अगर डायरेक्ट पैसे की आवश्यकता है तो इस निधि से भी मांगा जाता है। समझ आ पा रहे हैं? है ना? क्लियर सब यहाँ तक? चलो, चौथा चीज यहाँ पर और आते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा में क्या पेश करवाता है बोलेंगे तो? बजट पेश कौन करवाता है बोलेंगे तो? राष्ट्रपति ही बजट पेश करवाता है। लेकिन बजट पेश करते कौन है? वित्त मंत्री। लेकिन राष्ट्रपति की शक्ति में बताया गया है कि लोकसभा हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है। कहाँ पेश होता है? लोकसभा में बजट पेश कौन करवाता है? तो राष्ट्रपति। और बजट पेश करता कौन है बोलेंगे तो? वित्त मंत्री करेंगे। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? है ना? चलो, इसके बाद हम देखते हैं मुख्य जो चीजें हैं। एक आप विधेयक सुने होंगे जिसको हम बोलते हैं धन विधेयक। क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो। धन विधेयक। जैसे बजट क्या है एक प्रकार का, तो बजट एक प्रकार का धन विधेयक होता है। तो धन से संबंधित विधेयक को हम क्या बोलते हैं? धन विधेयक। समझ आ पा रहा है? धन से संबंधित विधेयक को क्या बोलेंगे? धन विधेयक। और धन विधेयक से यदि पैसा निकालना है, धन विधेयक को लाएंगे, फिर उस धन विधेयक में जितना भी धन की व्याख्या होगा उससे हम यदि पैसा निकालते हैं, तो धन विधेयक को लाने से पहले, सदन में लाने से पहले आपको याद रखना है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करवाना पड़ता है। राष्ट्रपति का क्या करवा के? हस्ताक्षर पहले करवाएंगे, उसके बाद ही धन विधेयक को लाया जा सकता है। समझ आ पा रहे हैं? तो धन विधेयक को लाने से पहले किससे अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति से। तो ये फिर उनकी वित्तीय शक्ति है। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा
तब तक धन विधेयक आएगा ही नहीं। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जांच कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष बताएगा कि हाँ ये धन विधेयक है, राष्ट्रपति साइन करवा के लाओ पहले। और राष्ट्रपति जब साइन कर देगा तब उसको सदन में रखेंगे और वहां से पारित करेंगे, तब उतना धन उनको प्राप्त होगा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो, तो ये हो गया वित्तीय शक्तियों के बारे में। क्लियर है सबका? कौन सा आयोग का गठन करता है बता दो? वित्त आयोग का। किनकी नियुक्ति करता है? कैग। और दोनों वित्त मामले पर रिपोर्ट देते हैं किसको? राष्ट्रपति। इस रिपोर्ट को कहाँ रखता है? संसद। राष्ट्रपति के पास कौन सी निधि होती है? आकस्मिक निधि, पर नियंत्रण पूरे राष्ट्रपति पर होता है। इसके अलावा सदन में क्या पेश करवाता है? बजट पेश करवाएगा। और बजट पेश कौन करता है? तो वित्त मंत्री। इसके अलावा धन विधेयक को सदन में लाने से पहले किसकी अनुमति आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। समझ आ पा रहे हैं? और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जांच कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। क्लियर है तक सबका? है ना? तो यहां तक था पूरा राष्ट्रपति की शक्ति। क्या था जल्दी बता दो? राष्ट्रपति की शक्तियां टॉपिक हमारा हो गया है। अब आते हैं राष्ट्रपति की पद रिक्ति के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? राष्ट्रपति का पद रिक्तियां। राष्ट्रपति की जो पद की रिक्तियां कैसे कैसे हो सकता है, उसको एक बार हम देख लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, चलो। राष्ट्रपति की जो पद रिक्तियां हैं, इसके हम कंडीशन देखेंगे कैसे कैसे पद रिक्त हो सकता है। तो सबसे पहला आपको यहाँ बताना है, जैसे ही 5 वर्ष कंप्लीट होगा तो राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? रिक्त। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, तब उसका पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। समझ आ पा रहे हैं? नहीं, पहला बता दो क्या है? 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर। दूसरा, 5 साल से पहले वो त्याग पत्र भी दे सकता है अगर पद में नहीं रहना चाहता है तो। क्लियर है? तीसरा कंडीशन है कि उन पर हम महाभियोग लगा सकते हैं। महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। महाभियोग के बारे में पढ़े हो ना? याद है? अनुच्छेद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61। बहुत बढ़िया। अनुच्छेद क्या है? 61 है। राष्ट्रपति पर क्या बता दो? महाभियोग। क्लियर है सबका? है ना? इसके बाद राष्ट्रपति का अगर मृत्यु हो जाएगा तो बिना बोले पद रिक्त होगा। भाई किसको बुला के लाएंगे? मृत्यु हो गया तो। समझ आ पा रहे हैं? और तीसरा होता है, अगर जो निर्वाचन हम कराए हैं और निर्वाचन के पश्चात मान लो रिजल्ट भी आ गया और किसी व्यक्ति को हम राष्ट्रपति बना दिए, लेकिन बाद में पता चलता है कि निर्वाचन में थोड़ा घपला हुआ था। समझ में आ रहा है? अगर निर्वाचन अवैध हो जाता है, निर्वाचन क्या हो जाता है? अवैध, तब भी राष्ट्रपति का पद खाली होगा। लेकिन उस बीच में यदि वो कुछ काम करता है, वो काम नहीं हटेगा। जो कर चुका है वो वैसे ही रहेगा। कुछ अगर विधेयक में साइन कर दिया तो उसको वापिस नहीं ला सकते। बात समझ पा रहे हो? जैसे मान लो कि निर्वाचन कराएं, निर्वाचन अवैध हो गया, लेकिन मान लो 5 महीना वो काम किया, तो 5 महीने में जितना भी काम किया रहेगा ना, उसको अयोग्य नहीं कर सकते। वो हमेशा योग्य ही रहेगा। कार्य हमेशा क्या होगा? योग्य। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन राष्ट्रपति को अपन हटा सकते हैं अगर निर्वाचन क्या हो गया? अवैध हो गया। ठीक है ना? या राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध हो गया, तब हटा सकते हैं। और एक कंडीशन यहाँ पास और देखेंगे, अगर निर्वाचन अवैध होना तो वो निर्वाचन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मान लो कि कुछ फर्जी तरीके से उनको चुनाव पे खड़ा किया गया था, बाद में पता चलता है कि उनका जो वो अयोग्य है, लेकिन फिर भी योग्य करके चुनाव में खड़ा करा दिए, तो उस कंडीशन में भी उसको हटा देंगे। समझ आ पा रहे हैं? हाँ ना? जल्दी बताओ। तो अगर अयोग्य हो गया, निर्वाचन अवैध हो गया, तो दोनों कंडीशन पे उनको हटाया जाएगा। समझ आ पा रहे हैं? तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बताए थे? 5 साल पूरा हो गया तो हटना ही है। दूसरा, त्याग पत्र। तीसरा, महाभियोग। चौथा, मृत्यु। पांचवा, निर्वाचन अवैध। और छठवां में क्या देखे? अगर वो अयोग्य है और चुनाव लड़ा है तो उनको लास्ट में हटा देते हैं। समझ आ पा रहा है कि नहीं? तो इतना कंडीशन है राष्ट्रपति की पद रिक्तियों का विशेषता को लेके। आए बात समझ में? आए ना? चलो चलो, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो आएगा, क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में जो पूछा जाता है, राष्ट्रपति जो
शुरू से लेके अभी तक कौन कौन राष्ट्रपति रह चुके हैं उनका एक क्रम हम देखेंगे। समझ आ पा रहा है? भारत के राष्ट्रपति का क्रम। आ रहा बात समझ में? तो भारत के अभी कौन है भाई राष्ट्रपति, बताओ? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। तो ये वर्तमान में है, लेकिन हमको शुरू से लेकर अभी तक के जो राष्ट्रपति हुए हैं उनका एक क्रम हमको देखना है। समझ आ पा रहा है? चलो, किसी को कुछ जानकारी हो तो बता सकते हैं राष्ट्रपति को क्रम को लेके, कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, सबसे पहला राष्ट्रपति बता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद नहीं पता। अच्छा, दो ही ठो याद है। और बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, वी गिरी डायरेक्ट आ जाएगा। चलो देखो, नहीं याद है ना, चलो याद करेंगे, ठीक है। होता है एक दो ठो शुरू के याद रहता है, और वर्तमान के दो लास्ट लास्ट के एक दो ठो याद रहते हैं, जैसे कि अभी द्रौपदी मुर्मू, उससे पहले हाँ रामनाथ कोविंद, उससे पहले प्रणब मुखर्जी, ठीक है, और उससे पहले प्रतिभा पाटिल, से पहले नहीं पता। मतलब आ रहा समझ में? चलो देखो इधर। तो उसके लिए क्या है कि ये चीज ठीक है, लिस्ट चीज याद नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक बना के ही याद कर सकते हैं, अगर लिस्ट का मामला है तो बातें ना करें। आ रहा बात समझ में? ठीक है ना। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, क्रम को लेके एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। ट्रिक ट्रिक है इसका, राधा जागी फनी। कैसे याद करेंगे, जल्दी बताओ? राधा जागी फनी, ज्ञावेश नाक प्र रामू। आधा आधा करके याद रखना, जैसे कि राधा जागी फनी एक साथ याद हो जाएगा। फिर से बोलो, राधा जागी फनी, ज्ञावेश नाक प्र रामू, ज्ञावेश नाक प्र रामू। फिर से बोलो जल्दी से, राधा जागी फनी, ज्ञावेश नाक प्र रामू। फिर से बोलो एक बार जल्दी से, राधा जागी फनी, ज्ञावेश नाक प्र रामू। चलो बिना देखे, राधा जागी फनी, आगे ज्ञावेश नाक प्र रामू। आ रहा समझ में? चलो बोलो उधर, सुयश ट्रिक बताओ। हाँ, नाक नाक, नाग नहीं, नाक, नाक के आगे प्र रामू। बताओ इधर शशिकांत। इधर बताओ। चलो एक साथ बोल दो सब लोग, क्या लिखे हैं? राधा जागी फनी, ज्ञावेश नाक प्र रामो। चलो अब देखते हैं कि क्या क्या नाम आता है उनसे। चलो बातें ना करें, ध्यान देंगे इधर। शुरू शुरू अक्षर को लिख देता हूँ, फिर उनका नाम लिखूंगा ना। चलो पहले इन चार को लिख लेता हूँ। राधा जागी, तो राज से आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद। क्या याद रखना है? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। आ रहा समझ में? धा से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, धा से जो राधा का जो धा है ना, वहां से उठाना है, बस एक ही हम दिक्कत है, बाकी सब ठीक रहेगा, ठीक है। जिसको अपन बोलेंगे सर राधा कृष्णन, क्या ले बोलेंगे जल्दी बताओ? राधा कृष्णन। आ रहा समझ में? गलत लिखा गया क्या? क्या गलत है? हाँ, कृष्णन, ठीक है ना। चलो यहां से मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल ये वाला धा को पहचानना है, धा कृष्णन बोल देना। समझ में आ रहा है? चलो, जा से आएगा आपका जाकिर हुसैन। क्या आता है जल्दी बताओ? जाकिर हुसैन, ठीक है। चलो, गी से गिरी, गी से क्या याद रखेंगे? गिरी, गिरी मतलब वी गिरी। आ रहा बात समझ में? वी गिरी मतलब होता है वराह गिरी वेंकट गिरी, तो गिरी कॉमन निकल जाता है।
तो 6 शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वीवी गिरी। वीवी का मतलब क्या होगा, वराहगिरी वेंकटगिरी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वीवी गिरी। समझ आ पा रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ, हाँ है ना। चलो आगे लिखिए, यहाँ चारों तक क्लियर है। रा से बताओ क्या आएगा, राजेंद्र प्रसाद। धा से धा कृष्णन, जा से जाकिर हुसैन, गी से वीवी गिरी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या मिलेगा, फ। हाँ लिखूंगा लिखूंगा, रुक जाओ थोड़ा सा, कार्यकाल अलग से याद करवाऊंगा, पहले नाम याद कर लो, ठीक है, इसलिए जगह छोड़ा हूँ साइड में, देख लो। चलो फनी, फिर क्या आएगा, ज्ञा वे श, चार चार ही लिखते हैं, ठीक है। क्या हो गया, हाँ लिख देते हैं। चलो, तो फनी और ज्ञाविश से देखते हैं क्या क्या नाम आपको मिलेगा, समझ आ पा रहा है। तो फर्स्ट आएगा फकरुद्दीन अली अहमद, क्या था जल्दी बता दो, फकरुद्दीन अली अहमद। फकरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। नी से आएगा नीलम संजीव रेड्डी, क्या आता है, नीलम संजीव रेड्डी, आ रहा समझ में। ज्ञा से आएगा ज्ञानी जैल सिंह, क्या आता है बताओ, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। वे से आर वेंकट रमन, क्या होता है, आर वेंकट रमन, ठीक है। श से शंकर दयाल शर्मा, क्या है, शंकर दयाल शर्मा। चलो तो फिर से देख लो ध्यान से, रा से बताओ क्या आएगा, राजेंद्र प्रसाद, र से राजेंद्र प्रसाद। धा वाला बस थोड़ा याद रखना, धा से धा राधा कृष्णन, जा से जाकिर हुसैन, गी से बीवी गिरी, फ से फखरुद्दीन अली अहमद, नी से नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञा से ज्ञानी जैल सिंह, वे से वेंकट रमन बोल सकते हैं सीधा, और श से शंकर दयाल शर्मा। क्लियर है तक सबका। चलो बाकी और नाम मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद सन हम देखेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देख लो, ट्रिक में हमारा कहाँ तक हो चुका है, ग्यावेश तक हो गया है, तो अब क्या क्या बचा जल्दी बताओ, नाक, प्र, प्र, रामू, इतना बचा है क्या। चलो देख लेते हैं इससे क्या क्या आएगा। तो न से नारायणन, न से क्या बताओगे, नारायणन मतलब क्या है, के आर नारायणन, और आर के नारायण अलग है ना, के आर आर के दोनों अलग अलग है, ये क्या है जल्दी बताओ, के आर नारायणन। क से याद रखना है कलाम, क से क्या याद रहेगा, कौन सा कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, तो क से सीधा क्या याद रखोगे, कलाम। प्र से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, क्लियर आता है। प्र से प्रणब मुखर्जी, पहले एक बार नाम लिख ले तो कुछ सन याद नहीं करना, डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, प्रणब मुखर्जी हो जाएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रामू में, तो र से बता दो, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, क्लियर है आता है। और मुंह से द्रौपदी मुर्मू, क्या है जल्दी बता दो, द्रौपदी मुर्मू है ना, ऐसा है क्या, देखो मुर्मू, क्लियर है सबके यहाँ तक। चलो तो ये हो गया हमारा पूरा ट्रिक के नाम खत्म, एक बार ट्रिक को देख के नाम बताएंगे भाई ध्यान से ना। चलो ट्रिक को देख के हम नाम बताएंगे, पहले इनको एक बार हटा देता हूँ, फिर से मैं लिख दूंगा, ठीक है। चलो तो रा से बताओ क्या आएगा, जोर से, र से राधा राजेंद्र प्रसाद, धा से राधा कृष्णन, जा से जाकिर हुसैन, गी से वीवी गिरी, फ से फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है ना, नी से नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञा से
ज्ञानी जैल सिंह, वे से आर वेंकटरमन, स से शंकर दयाल शर्मा, न से नारायणन, क से कलाम। सीधा ऐसे बताओ जो है, न से नारायणन, क से कलाम, प्र से प्रतिभा पाटिल, फिर प्र से प्रणब मुखर्जी, रा से रामनाथ कोविंद और मु से द्रौपदी मुर्मू। याद रहेगा सबको? क्लियर है ना? चलो अब आते हैं अपन सन की ओर। सन के लिए देखो अपन क्या क्या करेंगे, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सन को लेके, तो कार्यकाल सबको याद ही होगा, कितना साल का होता है भाई कार्यकाल? 5 साल का। कितने साल का होता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 2 बार राष्ट्रपति बने थे और चुनाव 1952 से हुआ था, ठीक है ना? तो अगर हम चुनाव के दृष्टिकोण से अगर लिखूंगा तो 1952 से लिखना होगा, लेकिन 2 साल तक पहले भी राष्ट्रपति रह चुके थे, तो इनका कार्यकाल 1950 से हम ले सकते हैं। लेकिन चुनाव कब से हुआ था? 52 से। तो 52 से 57 और 57 से 62, यहां तक रहेगा। लेकिन 2 साल एक्स्ट्रा इनका था, तो इनका मैं लिख देता हूं कहां से कहां तक, 1950 से लेकर 62। लेकिन चुनाव जीतकर 2 ही बार बने हैं ना, 52 से 57 और 57 से 62। क्लियर है तक सबका? उसके बाद 1962 में कौन बने राष्ट्रपति? राधा कृष्णन। तो ये पूरा 5 साल के लिए बने थे। 1962 से लेकर बनेंगे 67 तक। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। समझ आ पा रहा है क्या? नहीं दिक्कत नहीं है। अब आते हैं राधा कृष्णन के बाद क्या आएगा? जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन का कार्यकाल जो है मुख्य रूप से, ये अगर हम देखेंगे, ये 1967 से 1900 क्या बता दो, 67 से मात्र कब तक थे? 69 तक। 67 से लेकर कहां तक? क्योंकि कार्यकाल के दौरान इसका मृत्यु हो गया। कार्यकाल के दौरान का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और मृत्यु होने के बाद जिस समय जाकिर हुसैन का मृत्यु हुआ था, उस समय उपराष्ट्रपति था वीवी गिरी। उपराष्ट्रपति कौन था? अब वीवी गिरी क्या था, उपराष्ट्रपति पद का त्याग किया, ठीक है ना? उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गया। समझ आ रहा है ना? बात समझ पा रहे हो? तो अब चुनाव कौन जीत गया जल्दी बताओ? वीवी गिरी पहले क्या था? उपराष्ट्रपति। किसके समय? जाकिर हुसैन के समय। तो वीवी गिरी चुनाव लड़ा और जीत भी गया, फिर इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ पा रहा है? तो इनका कार्यकाल 69 से स्टार्ट होगा वीवी गिरी का, और 74 तक चलेगा। तो 5 साल ये पूरा रहेंगे। समझ आ पा रहे कि नहीं? तो मेन आपको याद रखना है, स्टार यहाँ लगा देता हूँ, ये अलग से आपको रखना है दिमाग में, कि जाकिर हुसैन का क्या हुआ था कार्यकाल के दौरान? मृत्यु। तो मात्र कितने साल तक ही राष्ट्रपति रहे? 67 से 68, 68 से 69। समझ आ पा रहे हैं? 2 साल तक ये मात्र क्या थे बता दो? राष्ट्रपति। अब वीवी गिरी के बाद अब कौन आता है जल्दी बता देंगे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। ये 1974 से लेकर कब तक? 77। 74 से लेकर 77 तक क्या थे जल्दी बताओ? क्या थे? राष्ट्रपति। तो इनका कार्यकाल भी क्या है? अपूर्ण है, ठीक है ना? क्यों ऐसा है? हाँ, कार्यकाल के दौरान इनका भी मृत्यु हुआ था ना। आ रहा समझ में? तो उस समय वही उपराष्ट्रपति पद को संभाल लिया था, फिर से नए चुनाव कराएंगे और नीलम संजीव रेड्डी आ जाएगा। और ये 1977 से लेकर कहां तक? 82। 5 साल होगा ना? तो इसमें भी जहां जहां कार्यकाल कम है वहां दो लोगों को अलग से याद रखना है। पहला क्या बता दोगे? जाकिर हुसैन, और दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद। जाकिर हुसैन का कितना है? 2 साल है कार्यकाल। और फखरुद्दीन अली अहमद का देखो 74 से 75, 75 से 76, 76 से 77, 3 साल। कितना साल आपका? 3 साल। तो पहले जिसका निधन हुआ वो 2 साल तक था, और बाद में जिसका होगा वो 3 साल तक था। तो सन लिखते समय बस ध्यान रखना है कि ये 2 साल था और 3 साल था, उसके हिसाब से सन लिखना है। बाकी जिनका कार्यकाल पूरा उनका 5 साल का लिखेंगे अपन। समझ आ पा रहा है? जैसे नीलम संजीव रेड्डी जी पूरा 5 साल है। चलो, ज्ञानी जैल सिंह का बताओ। हाँ, 1982 से लेकर कहां तक रहेगा? 87 तक, ज्ञानी जैल सिंह का। उसके बाद आर वेंकटरमन का बताइए। 1987 से लेकर 92, पूरा पूरा थे 5 साल। फिर शंकर दयाल शर्मा
92 से लेकर कहाँ तक, 97 तक। किसी कार्यकाल अब अधूरा नहीं है, पूरा पूरा रहेगा। समझ आ पा रहा है? बस जो स्टार लगा है उनको बस ध्यान रखना है कि एक जन का 2 साल, एक जन का 3 साल। बाकी सन याद एकदम रटना नहीं है, सन को ये बोल रहा हूं मैं। समझ आ पा रहा है? सन को रटने का आवश्यकता है क्या? नहीं, केवल समझने की जरूरत है कि कहां पास कार्यकाल में प्रॉब्लम आया। तो इसलिए हम डायरेक्ट हर लोगों का 5 साल नहीं लिखते हैं। यहां तक क्लियर है सबका? चलो, के आर नारायणन का 1997 से 2002, 2002। एपीजे अब्दुल कलाम का 2002 से 2007। प्रतिभा देवी सी पाटिल का 2007 से 12। प्रणब मुखर्जी का 2012 से 17। कुछ याद करना ही नहीं अपन को, तो बस सीक्वेंस लिख रहे अपन। आ रहा बात समझ में? चलो अब आते हैं रामनाथ कोविंद का 2017 से लेकर 22, और द्रौपदी मुर्मू का 2022 से अभी कंटिन्यू है। समझ आ पा रहा है? अब तक लिख सकते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में? क्लियर है कार्यकाल? तो बस हमको ध्यान में क्या याद रखना है, देख लो ध्यान से। यहाँ पर हमारा चलो ट्रिक याद रखना सबको। चलो ट्रिक बता दे एक बार जल्दी से। ट्रिक क्या था? राधा जागी फनी ग्यावे स्नाक प्र रामू। याद हो जाएगा? पूरा पहले एक साथ नाम लिखना, उसके बाद सन को जमाना। एक अचानक 20 से लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाओगे। समझ आ रहा है? तो या तो 52 से जमा लो या तो 50 से जमा लो, आपके ऊपर है ना? पूरा लिखना है 50 से लिख सकते हैं अपन। बाकी दिक्कत कहाँ कहाँ आएगा? जाकिर हुसैन में और फखरुद्दीन अली अहमद में। जाकिर हुसैन कितना साल? 2 साल। और फखरुद्दीन अली अहमद 3 साल। बन जाएगा? आगे बढ़े। चलो अब यहां पर देखते हैं ध्यान से कार्यवाहक जो राष्ट्रपति के बारे में, किसके बारे में देखते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगर मैं देखूं तो यहां पर मैं कार्यवाहक राष्ट्रपति को अलग से नीचे में लिख देता हूं, ठीक है? कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो गया तो या तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकता है, और उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश को हम क्या बना सकते हैं? राष्ट्रपति बनाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति, जो कार्य को संभालने के लिए कुछ समय के लिए आए थे। तो हमको जरूरत कब पड़ेगा? सुनो ध्यान से। जैसे जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुआ? 69 में। तो 69 में जरूरत पड़ेगा। तो 69 में हम सबसे पहले किसको बुला के आए थे? वीवी गिरी को बुलाए थे। किसको बुलाए थे? तो वीवी गिरी जो है राष्ट्रपति बना कार्यवाहक, लेकिन उस फिर पद को छोड़ दिया। समझ आ रहा है? तो ये कब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति कब बना था बोलेंगे तो 1969 में। 69 में बने था। किसके मृत्यु के समय? जाकिर हुसैन। लेकिन पद को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो अब किसको बुलाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। तो जब जाकिर हुसैन का जिस समय मृत्यु हुआ था उस समय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन था जल्दी बताओ? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये थे सीजेआई। क्या थे जल्दी बता दो? सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति कब बने थे? तो 1969 में ही तो बनेंगे। 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी बना, उपराष्ट्रपति था तो पद को छोड़ दिया। तो तुरंत किसको बुलाया? सीजेआई को। तो 1969 में उसी समय ये भी क्या बन गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति बना था। क्लियर है तक सबका कि नहीं? जल्दी बताओ। और कब जरूरत पड़ा था? फखरुद्दीन अली अहमद के समय भी पड़ा था, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया। तो अब हम इसको कब बुलाएंगे? जो भी आगे आएगा 1977 में। और इस समय जो व्यक्ति आया था इसका नाम था बी डी जत्ती। क्या नाम है? नाम बताओ। बी डी जत्ती। फिर से बोलो। कौन सा जत्ती? बी डी जत्ती। चलो ये उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति सीधा राष्ट्रपति का पद संभाला था। और सन क्या हुआ था कि 1977 में। तो अब तक 3 लोग ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। समझ आ पा रहे हैं? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने लोग बने हैं? 3 लोग। कौन कौन? पहला वीवी गिरी, याद रखोगे। दूसरा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, दोनों ही सेम सन में बने हैं। कंडीशन समझ गए? और तीसरा कौन है? बी डी जत्ती। वो किसके मृत्यु के समय? फखरुद्दीन अली अहमद के मृत्यु के बाद बना था 77 में। समझ आ पा रहे हैं? आए ना?
चलो कुछ खास खास बातें हैं, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में या इनके बारे में पूछ देता है कि कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी कोई भी 2 बार अब तक बना है क्या? नहीं बना है। एक ही व्यक्ति 2 बार क्या बन चुका है? राष्ट्रपति चुनाव जीत के। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन नीलम संजय रेड्डी से भी आता है। क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे? जब वो चुनाव पे खड़े हुए थे उनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, अकेले खड़ा होकर जीतेगा ही। समझ रहे हो ना? कोई विरोध में है क्या? नहीं। तो क्वेश्चन इनका भी बहुत बार आता है कि देश का प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति का नाम पूछे तो क्या बताओगे? नीलम संजीव रेड्डी है निर्विरोध राष्ट्रपति। जैसे अभी बीसीसीआई का चेयरमैन निर्विरोध। समझ आ पा रहे हैं? क्या नाम है? जय शाह। तो वैसे निर्विरोध टाइप से ही है। समझ आ पा? निर्विरोध किसको बोलते हैं? आए ना। चलो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये जो वीवी गिरी का एक क्वेश्चन याद रखना। जैसे हम मत बातें ना करें, मतों की गणना के बारे में पढ़े थे। पहले प्रथम वरीयता क्रम की गणना पहले होता है, उसमें रिजल्ट नहीं आता तो द्वितीय वरीयता क्रम की गणना करते हैं। वो तृतीय तो आज तक जरूरत पड़ी ही नहीं है। समझ आ रहा है? या तो पहले में रिजल्ट आ जाता है पहला वरीयता क्रम में ही। एक ही बार द्वितीय वरीयता क्रम की गणना हुआ था, और वो किसके समय हुआ था? तो आप बताओगे वीवी गिरी के समय। किसके समय हुआ था? वीवी गिरी के समय। वीवी गिरी शुरू में जब गिनती हुआ था तो फिक्स नहीं हो पाया था कि कौन जीतने वाला है। सेकंड जब गणना किए तब रिजल्ट आया कि कौन जीता? वीवी गिरी। तो अब तक क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है कि द्वितीय मत की द्वितीय वरीयता क्रम की गणना गिनने की आवश्यकता किसके समय पड़ा था? वीवी गिरी। एक क्वेश्चन आता है जो नॉर्मली हम देखते ही हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और दूसरी महिला कौन बन गई है? द्रौपदी मुर्मू। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपसे आसानी से बन जाएगा। आए कि नहीं समझ में? क्लियर है सबका? चलो तो ये हो गया राष्ट्रपति टॉपिक पूरा खत्म। कौन सा टॉपिक हो गया? राष्ट्रपति। इसके बाद हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति। चलो उपराष्ट्रपति के बारे में हम कल पढ़ेंगे। कल रहेगा ना क्लास? कि पूरा मनाना है? पूरा तीजा है? पूरा ठीक है ना? आओगे ना? कहाँ पूरा हो जाओगे? चलो तीजा जा रहे हो क्या सच? चलो चलो हो गया। उपराष्ट्रपति के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 63 से लेकर कहाँ तक देखेंगे? 70। अनुच्छेद 63 से लेके 70 तक का पूरा आर्टिकल इसमें देखेंगे जो किससे रिलेटेड होगा? उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। आ रहा बात समझ में? तो आज जितना भी हम पढ़े राष्ट्रपति की शक्तियां और अन्य जो चीजें हैं, क्रम अच्छा याद होगा ना? क्रम सबको एक बार क्रम का ट्रिक बोल दो जल्दी से बिना देखे। राधा जागी फनी ग्यावेश नाग प्रा रामू। याद रहेगा ना? बाकी सीक्वेंस लिख लोगे। सन को आगे बढ़ाते जाना, बस किसके समय 2 जगह रुकना है? किसके किसके? जाकिर हुसैन के समय 2 साल ही बढ़ेगा, और फखरुद्दीन अली अहमद के समय 3 साल बढ़ाना है। समझ में आ रहा है? बाकी सब के में 5-5 साल रहेगा। क्लियर है कि नहीं? चलो बाकी इसके आगे कल देखते हैं ना।